हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रियांश तिवारी आप सभी साथियों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल प्रबल एग्रो स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन का होने वाला है, जो कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। इस वीडियो में हम 2022 का पेपर देखने वाले हैं, जिसमें कि 50 एमसीक्यू आपके हैं, तो इनको हम सॉल्व करेंगे, इनका आंसर आपको बताएंगे। इसके बाद मैं 2024-25 का भी पेपर अपलोड करूंगा इसी चैनल पर आपके एग्जाम से पहले। तो सभी लोग, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, जिन लोगों ने, वो लोग सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए, आपके एग्जाम से पहले आप वो वीडियो देख पाएं, क्योंकि हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है साथियों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना हमेशा की तरह, ठीक है। मुझे हर वीडियो में ये बात बोलनी पड़ती है, ठीक है, लाइक कर देना। अब हम नेक्स्ट क्या, पहला ही क्वेश्चन है हमारा, बड़ी मात्रा में कौन सा विटामिन हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है? विच विटामिन इज लार्ज अमाउंट हार्म्स द बोन्स? तो हड्डियों के लिए कौन सा विटामिन है जो कि नुकसान पहुंचाता है अगर उसकी अधिकता हमारे शरीर में हो जाती है? तो वो हो जाएगा साथियों आपका विटामिन ए हो जाएगा। क्या? विटामिन ए हो जाएगा। ये तो हमने ये देख लिया कि इसकी ज़्यादा मात्रा होने पर विटामिन ए की तो क्या हो जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं। अब हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, जब विटामिन पूछेगा आपसे तो आपसे पूछेगा कि विटामिन ए का आपसे रासायनिक नाम पूछ सकता है। तो रासायनिक नाम इसका होता है रेटिनॉल। क्या होता है? याद रखिएगा, रेटिनॉल। इससे क्या होता है, जो विटामिन है ये हमारे आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और हमारे आंख में क्या होती है, रेटिना होती है। आपने पढ़ा होगा आंख का के बारे में, तो रेटिना होती है, तो उसी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ये विटामिन ए का क्या होता है, रेटिनॉल होता है, ठीक है। और इसके कारण आपको रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा? रतौंधी रोग होता है, जिसमें कि जो कि आंखों का एक विकार है, रतौंधी रोग होता है, याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट पर देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर विटामिन जो है वो विटामिन है विटामिन बी। तो विटामिन बी के बारे में भी देख लेते हैं। तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमिन। क्या होता है? थायमिन। अब मैं इसलिए बता रहा हूं एक्स्ट्रा पॉइंट, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने ही हैं। थायमिन है और इसके कारण आपका वेरी वेरी रोग हो जाता है, इतना आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट पर बढ़ते हैं कि आपका है विटामिन सी। इसको बोलते हैं हम एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। अब मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ, कोई हिंदी में लिख देता, कोई इंग्लिश में, कि दोनों लोग मैनेज कर लें। एस्कॉर्बिक एसिड होता है किसका? विटामिन सी का। तो विटामिन सी मुख्यतः खट्टे फलों में पाया जाता है, तो इसमें बोल सकते हैं खट्टे का मतलब एसिड होता है, तो इसको आप एसिड याद रख सकते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसमें एसिड रहता है। विटामिन डी का जो होता है वो होता है साथियों, क्या होता है? वो होता है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल होता है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता इसकी होती है, विटामिन डी। और इसका जो सोर्स है, इसका स्रोत क्या है, कहाँ से प्राप्त होता है विटामिन सी? तो सनलाइट से। सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश से, जो कि हल्की धूप बोल सकते हैं, जब हल्की धूप होती है। अभी तो आपका टेम्परेचर लगभग 45 डिग्री पहुंच रहा है, तो अभी तो विटामिन डी मत लेने जाना दोपहर में, सुबह ले सकते हो विटामिन डी। सुबह जब सनराइज होता है, ठीक है, या फिर सेट होता है, उस टाइम पे आप ले सकते हो। बाकी दोपहर में मत जाना, वरना विटामिन डी की जगह आपका सारी एनर्जी उसमें ही चली जाएगी। हाँ, सेकंड क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को हमने 2-3 मिनट तक देखा और बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर किए। सेकंड क्वेश्चन है, एग्जांपल ऑफ फैकल्टेटिव एनारोबिक ऑर्गेनिज्म आर। तो आपसे पूछ रहा है सविकल्प की अवायवीय जीवों के उदाहरण क्या है? तो दूसरे का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों। ऑल ऑफ द एबव जो है वो आपके एग्जाम्पल है एनारोबिक ऑर्गेनिज्म के, बैक्टीरिया, ईस्ट और सेल। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका तो आपका डी है। अगला है, द केमिकल स्कोर ऑफ जेलेटिन इज। तो जो जेलेटिन का रासायनिक स्कोर क्या होता है? तीसरे का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उसका 0 होता है, जो रासायनिक स्कोर है वो 0 होता है। अगला है, फर्मेंटेशन इज यूज्ड ओनली टू रीजेनरेट। तो किण्वन का उपयोग केवल पुनरुत्पादन के लिए किया जाता है। किसके पुनरुत्पादन के लिए किया जाता है? चौथे का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये NAD के पुनरुत्पादन या बोल सकते हैं रीजनरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला है कि द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इज। तो किण्वन की प्रक्रिया क्या है? तो पांचवे का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी हो जाएगा, एनारोबिक है, यह अवायवीय प्रक्रिया है। और एक चीज और याद रखिएगा साथियों, क्या ये याद रखिएगा साथियों कि क्या ये याद रखना है आपको कि जो इसका एग्जाम्पल क्या है फर्मेंटेशन की प्रक्रिया का, किण्वन का? तो दूध से दही बनना जो है वो फर्मेंटेशन ही है। दूध से दही बनना, याद रखिएगा। द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू, दही को क्या बोलते हैं? कर्ड बोलते हैं, कर्ड, ठीक है, इनटू कर्ड। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पूछा है आपसे, किण्वन प्रक्रिया इस कोशिका में होती है। द फर्मेंटेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द सेल।
सिक्स्थ का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, फर्मेंटेशन साइटोप्लाज्म में होती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है सेवेंथ क्वेश्चन, विच प्रोसेस इज कॉल्ड अ बायोकेमिकल रेमनेंट, किस प्रक्रिया को रासायनिक अवशेष कहा जाता है। सातवें का आपका हो जाएगा साथियों क्या, ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, दोनों को कहा जाता है रासायनिक अवशेष, ए और बी को, तो किण्वन को और ग्लाइकोलिसिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अकर विथआउट, तो प्रक्रिया लैक्टिक एसिड किण्वन डॉट 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 के बिना होता है, किसके बिना होता है। आठवें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये फ्री ऑक्सीजन, मुक्त ऑक्सीजन के बिना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन, इनमें से कौन सा किण्वन का उत्पाद नहीं है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑक्सीजन एक गैस है, ये कोई किण्वन का कोई किसी प्रकार का ये उत्पाद नहीं है। बाकी लैक्टेट जो है, लैक्टेट जो होता है एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, उससे संबंधित है ये, तो ये क्या है, ये इसमें ये किण्वन की प्रक्रिया द्वारा होता है, CO2 भी हो सकता है, एथनॉल भी हो सकता है। ऑप्शन बी सही है इसका। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज ओल्डर देन एरोबिक रेस्पायरेशन, लैक्टिक एसिड किण्वन एरोबिक श्वसन से पुराना है। 10वें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ट्रू है बिल्कुल, ये जो भी पूछ रहा है कि लैक्टिक एसिड है किण्वन एरोबिक श्वसन से पुराना है, तो सत्य कथन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया के दौरान ग्लाइकोलिसिस इज ब्रोकन डाउन इन, तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज अणु टूट जाता है। 11वें का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये 2 प्यूविक एसिड, तो पाइरुविक लिखा है, सॉरी, 2 पाइरुविक एसिड में टूट जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द इफेक्ट ऑफ द एडिशन ऑफ शुगर ऑन द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी के क्वथनांक और हिमांक पर चीनी मिलाने का क्या प्रभाव होता है। 12वें का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है इंक्रीज एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज, क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13th है, ओलिगोसैकेराइड्स आर कॉल्ड शुगर्स, ओलिगोसैकेराइड्स को शुगर्स कहा जाता है, किस प्रकार की। तो 13वें का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा साथियों, क्या ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सही है ये। किम्बी जापानी भोजन है, तो जो किमची है, किम्बी लिखा है, किमची लिखा है, सॉरी, किमची इज जापानीज फूड, तो किमची है वो जापानी फूड है, ये है या नहीं ये पूछ रहा है, ट्रू है कि फॉल्स है। तो 14th का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फॉल्स लिखा है यहाँ पर, तो मतलब ये गलत है, ये कहीं और का है, ये आपको सर्च करना है कहाँ का है। विटामिन ए की कमी के कारण होता है, देखिए आ गया ना, वही मैंने बताया पहले क्वेश्चन में ही बताया था, रतौंधी होता है, क्या रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, बाकी और जो दिए गए हैं मैंने आपको बताया भी था, तो देखिए ये जो दिया है ये लाइन से दिया है, ऐसे ए दिया है ए ऑप्शन में तो विटामिन ए, बी ऑप्शन में विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से ये दिया है। विटामिन सी की कमी से, सी ऑप्शन है, विटामिन सी की कमी से स्कर भी होता है। डी है तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ठीक है, सबके हमने रासायनिक नाम भी देख लिए थे जो कि आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, तो जरूर अच्छे से याद करके जाइएगा सबके रासायनिक नाम, कौन सा रोग होता है किसकी कमी से, और हो सके तो उसके सोर्स भी पढ़ के जाना कि कौन से किस में क्या पाया जाता है। जैसे कि जो विटामिन ए की बात मैं करूं तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपके पके हुए आम में, पका आम कितना पाया जाता है ये भी जान लीजिए, तो अप्रोक्स 4800 क्या पाया जाता है, 4000 IU पाया जाता है, IU मतलब इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं, तो इतना पाया जाता है विटामिन ए पके हुए आम में पाया जाता है। बाकी पपीता भी एक रिच सोर्स है इसका विटामिन ए का, मिल्क में भी विटामिन ए मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेजर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, निम्नलिखित में से कौन से मनुष्य में प्रमुख पोषण हैं। तो मनुष्य में कौन से हैं जो कि प्रमुख पोषण हैं। 16 में का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव जो है वो मनुष्य के प्रमुख पोषण है। पोषण का मतलब क्या होता है, प्रमुख न्यूट्रिशन है, जो कि आपका सब्जेक्ट का नाम है ह्यूमन न्यूट्रिशन। तो वही पूछ रहा है कि प्रमुख पोषण क्या क्या है मनुष्य के लिए। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट भी है, वसा भी है, बिल्कुल सही है, खनिज भी है, ठीक है, खनिज को हम मिनरल्स बोलते हैं, इसके साथ साथ विटामिन भी है, ठीक है, विटामिन भी होते हैं, खनिज वो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपके पूछ सकता है, थोड़ा बहुत उलट पुलट करके क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको याद रखिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। संतुलित आहार है, तो बैलेंस्ड डाइट क्या होता है। देखिए आपने देखा होगा कि जो बैलेंस डाइट का मैं आपको बता देता हूँ कि एक व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है,
वो खाने का कभी ख्याल ही नहीं रखता, मैं क्या खा रहा हूँ, क्या नहीं खा रहा हूँ, कब खा रहा हूँ, कितने बजे खा रहा हूँ, कुछ भी ध्यान नहीं है, उसको जो मिल गया खा लिया। और एक व्यक्ति है जो कि अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक है, वो मतलब मार्केट की चीज़ें कम खाता है, और मतलब वो मतलब ध्यान रखता है कि मैंने जो खाया उसमें कितना प्रोटीन है, मेरी आवश्यकता पूरी हो रही है या नहीं, सब चीज़ का ध्यान रखता है। ऐसा तो नहीं है कि मैं मतलब कुछ भी खाता जा रहा हूँ, खाते जा रहा हूँ, और मेरी शरीर की जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है, जितना प्रोटीन मुझे मिलना चाहिए, जितना मुझे मिनरल्स मिलना चाहिए, जितना विटामिन, कार्बोहाइड्रेट मिलना चाहिए, फैट मिलना चाहिए, उतना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो जो इसके लिए सचेत है और अच्छे से भोजन ले रहा है, तो वो तो बैलेंस्ड फीड ले रहा है, यानी कि संतुलित आहार कर रहा है। लेकिन एक है उसे जो मिल जा रहा है, कहीं भी जाके मार्केट में कुछ भी खा लिया, कुछ भी नहीं खा लिया, उसको पता ही नहीं है मैं क्या खा रहा हूँ, क्या नहीं खा रहा हूँ, कुछ नहीं। तो वो मतलब वो उसका कोई कभी हम नहीं बोल सकते कि वो बैलेंस डाइट ले रहा है। ठीक है, तो बैलेंस डाइट आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग खाना बहुत अच्छे तरीके से खाया कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा 17 में का ऑप्शन सी होगा, अ डाइट दैट कंटेंस अ वेराइटी ऑफ फूड एंड एडिक्वेट अमाउंट। तो एक आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ का मतलब क्या हुआ कि उसमें आपके फ्रूट्स भी इंक्लूड हो सकते हैं, आपकी वेजिटेबल्स भी, आपकी जो पल्सेस होती हैं, जिसको हम बोलते हैं दाल, बोलते हैं दाल, सब्जी दाल, और बोल सकते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूड रहती हैं। उसमें ड्राई फ्रूट्स भी इंक्लूड हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो अलग अलग प्रकार के भोजन, इस क्वेश्चन पे मैंने इसलिए ज़्यादा जोर दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट्स का एक कंसेप्ट बनाने वाला प्रश्न था, इसलिए यहाँ से प्रश्न आपका क्वेश्चन बन सकता था। अगला है, और बनेगा भी आपके एग्जाम में, अच्छे से पढ़िएगा। 18 में का क्या हो जाएगा, जिन खाद्य पदार्थों में आयरन की अच्छी मात्रा होती है उनमें शामिल है। तो बताइए कि फूड दैट कंटेन्स गुड अमाउंट ऑफ आयरन इंक्लूड, वह कौन सा भोजन है जिसमें कि दिए गए ऑप्शन में, जिसमें कि आयरन बहुत अच्छे मात्रा में पाया जाता है। आयरन क्या है, तो आयरन एक प्रकार का बोल सकते हैं मिनरल है। ठीक है, ये विटामिन में नहीं आता, मिनरल्स में आता है। आयरन हुआ, कैल्शियम हुआ। तो इसका 18 में का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बीफ एंड लैम्ब, गौ मांस एवं मेमने का मांस। तो यहाँ पर ये नॉन वेजिटेरियन वालों के लिए कुछ क्या बता रहे हैं मुझे नहीं पता, तो जो आंसर मुझे मिला वो मैंने आपको बता दिया। निम्नलिखित में से कौन सा डेयरी उत्पाद नहीं है, तो कौन सा है जो कि दूध से नहीं। डेयरी उत्पाद का मतलब क्या होता है, डेयरी प्रोडक्ट का मतलब होता है कि वह प्रोडक्ट जो कि दूध से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इनमें से कौन है जो कि डेयरी प्रोडक्ट नहीं है, तो देखिए योगर्ट है, क्रीम चीज है, एग है। तो ये तो आपको ऑप्शन से ही क्लियर हो जाना चाहिए। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एग। एग दूध से थोड़ी ना बनता है, ये तो मुर्गी देती है, मुर्गी। कौन, मुर्गी देती है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अरे यार ये मिटेगा क्यों नहीं, हाँ ठीक है। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज, जो फल और सब्जियां हैं वो महत्वपूर्ण है क्योंकि, वो क्यों महत्वपूर्ण है समझिए। तो वे आपको ऊर्जा देते हैं, वे आपको विभिन्न प्रकार के विटामिन, खनिज, पोषक तत्व प्रदान करते हैं, या वो रंगीन होते हैं, वे आसानी से उपलब्ध होते हैं। वाह यार वाह, पेपर सेट करने वाले को तारीफ है मेरी। क्या ऑप्शन लगाए हैं उसने, वो रंगीन होते हैं। भाई रंगीन होने का क्या मतलब, उनसे हमको क्या, ऑप्शन भी सही हो जाएगा, ये तो अलग ही। वे आपको विभिन्न प्रकार के विटामिन, खनिज और पोषक तत्व प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो जो स्टार्च वाले और कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थ हैं वो क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो 21 का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या, ऑप्शन डी, दे गिव यू एनर्जी, फिल यू अप एंड कीप यू रेगुलर। तो वे आपको ऊर्जा देते हैं और आपको भरण पोषण में आपको नियमित रखते हैं। कौन, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट जो है वो। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, मांस, मछली और फलियां जैसे छोले और मोठ निम्नलिखित महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करती हैं। तो देखो पूछ रहा है, मीट, फिश एंड लेग्यूम्स सच एज चिकपी एंड किडनी बीन्स प्रोवाइड द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट। तो ये तो मैंने आपको पहले ही कभी बताया था शायद किसी वीडियो में, कि जो दलहनी फसलें होती हैं वो प्रोटीन का रिच सोर्स होती हैं, और जो मीट, फिश की बात हो रही है ये भी प्रोटीन का रिच सोर्स होती हैं। अगर आपको यहाँ पर पनीर दे दे तो पनीर भी बहुत रिच सोर्स है। पनीर, it is my favorite food. What it is, paneer that contains approx 42% proteins. Okay, so मैं यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से बताता हूँ आपको, इसमें क्या हो जाएगा। 22 का ऑप्शन बी ही होगा, उसमें क्या शक है, मैंने बोल दिया प्रोटीन है तो प्रोटीन ही होगा। ठीक है, तो फलियां जो हैं, कोई भी दाल आपसे पूछे तो उसमें प्रोटीन का रिच सोर्स वो होती है। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है 23, विच फूड बिलो इज हाई इन फैट। नीचे दिए गए भोजन में वसा अधिक है, तो कौन सा भोजन है जिसमें कि वसा की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या, ऑप्शन डी पर दिया गया है आपका सलामी।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी भोजन के सूखे वजन का 90% नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट 90% ऑफ ड्राई वेट ऑफ एनी फूड? 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जो प्रोटीन है वो किसी भी फूड का 90% ड्राई जो वेट है वो नहीं हो सकता है, सूखा हुआ वजन नहीं हो सकता है। एक मानव शरीर में कितने प्रतिशत पानी होता है? ये तो आपको पता होना चाहिए। तो 25 का आपका जो सही आंसर है, ये थोड़ा सा आपका उसमें है कि क्योंकि 60 से 70% के बीच में पानी होता है मानव के शरीर में, लेकिन जो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 60% होता है पानी मानव के शरीर में। अगला क्वेश्चन है, वाटर इज यूज्ड फॉर। तो पानी का उपयोग किसके लिए कर सकते हैं? तो हम इसका इस्तेमाल नहाने के लिए कर सकते हैं, खाना पकाने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए। अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग कर लेंगे ना, बताइए, या फिर ऑल ऑफ दीज के लिए करते हैं? कर लेंगे या नहीं, कमेंट करके बताइए। ऐसे क्वेश्चन तो कर लेंगे ना, ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। घर में तो पानी का इस्तेमाल तो करते ही होगे। हाँ, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये कोई क्वेश्चन है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये कक्षा 1 का भी बता देगा। हाँ, अगला प्रश्न है, जल को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड। तो 27 का क्या हो जाएगा? तो उसको हम बोलते हैं एवेपोरेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? उसको हम एवेपोरेशन बोलते हैं हिंदी में, जिसको हम बाष्पीकरण बोलते हैं। अगर आपसे इसका उल्टा पूछे तो उसका हो जाएगा संघनन या कंडेंसेशन। यानी कि अगर बाष्प से जल बन रहा है, जो कि जल था पहले और वो उड़ करके पहले सूर्य की रोशनी से, गर्मी से बाष्प बन गया, उड़ के हवा में पहुंच गया, अब वो फिर से वहां से, जिसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं, फिर से अगर वो इसका क्या होता है, कंडेंसेशन होता है पहले, जिसको संघनन बोलते हैं, फिर उसके बाद फिर से वो बारिश के रूप में गिरता है जमीन पर, तो वो होता है संघनन के कारण होता है, जिसको कि हम प्रेसिपिटेशन या बारिश बोलते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। 28 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। ये तो सीधा याद कर लीजिएगा, 100 पर पानी का क्वथनांक होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगला है, कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट आर फाउंड इन। तो कहाँ पाया जाता है? तो इसका याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट राइस में पाया जाता है। दिए गए ऑप्शन में राइस में कार्बोहाइड्रेट अधिक पाया जाता है। तो जो पिछला क्वेश्चन है उसमें मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ। क्या? वो क्या चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपसे बॉइलिंग पॉइंट पूछे जहाँ पर जो है पानी उबलने लगता है, अगर आपसे पूछे फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम हिमांक ऐसा कुछ बोलते हैं, हिंदी में हिमांक बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि जहाँ पर वो बर्फ में कन्वर्टेड हो जाता है वाटर, जो प्योर वाटर है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट अगर आपसे पूछे तो वो 0 डिग्री सेल्सियस है। अगर आपसे पूछे बॉइलिंग पॉइंट, जिसको कि हम क्वथनांक बोलते हैं, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को दोबारा से निकाल करके आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है, वसा की संरचना क्या है? कंपोजिशन ऑफ फैट्स आर। फैट्स का कंपोजिशन क्या है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगला है, स्टार्च का परीक्षण डॉट 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 उपयोग करके किया जा सकता है। स्टार्च कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग। तो किसके द्वारा किया जाता है? 31 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आयोडाइन सॉल्यूशन। ठीक है, जो आयोडीन का विलयन है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, स्टार्च का टेस्ट करते हैं, स्टार्च को परीक्षण करते हैं कि इसमें स्टार्च की कितनी मात्रा पाई गई है, कोई भी फूड है उसमें। घी और मक्खन को किस रूप में भी कहा जाता है? तो घी एंड वाटर आर ऑल्सो कॉल्ड एज। तो इसको हम वेजिटेबल फैट कहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं कहेंगे, वेजिटेबल फैट नहीं कहेंगे। इसको हम एनिमल फैट कहेंगे क्या, या फिर मिश्रित वसा, या फिर प्राकृतिक वसा, क्या कहेंगे इसको? तो साथियों, इसको हम कहेंगे घी। क्या है, हमको कहाँ से मिलता है घी? हमें एनिमल से प्राप्त होता है, किसी भी एनिमल से। गाय का घी हो सकता है, भैंस के दूध का घी हो सकता है। तो 32 का आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एनिमल फैट। याद रखिएगा, हमारी प्रोटीन हमारी मदद करता है। तो प्रोटीन हमारी किस लिए मदद करता है? बहुत बेसिक और इजी क्वेश्चन है। तो ये बॉडी बिल्डिंग में, शरीर निर्माण में, या मेकिंग स्किन सॉफ्ट में, बोलते हैं ना कि त्वचा को मुलायम करें, हाँ वही वाला ऑप्शन है ये। बिल्डिंग इम्यूनिटी, या इनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए ये होता है? प्रोटीन। 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये शरीर निर्माण में, बॉडी बिल्डिंग। और प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग मटेरियल बोलते हैं।
बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, आपने सुना होगा कई लोग जिम वगैरह जाते हैं और सिंथेटिक प्रोटीन लेते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होती है और बाद में आकर के उनको कुछ ना कोई बीमारी हो जाती है और वो लोग स्वस्थ नहीं रह पाते हैं फिर। तो जो है शरीर निर्माण में प्रोटीन हमारी मदद करता है, लेकिन आप प्रोटीन लीजिए, आप दाल खाइए, आप पल्सेस खाइए, आप पनीर खाइए, बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। सोयाबीन में लगभग 42% वो प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम साथियों, 34 है, विच कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन शुगर केन। तो शुगर केन में कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो कि शुगर केन में मौजूद होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिंपल कार्बोहाइड्रेट है या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, या ये और भी दोनों हो जाएंगे? 34 का सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, उसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है शुगर केन या गन्ने में, गन्ना बोलते हैं शुगर केन को। विटामिन और खनिज हैं, तो विटामिन खनिज होते क्या हैं? ये प्रोटेक्टेड फूड है, सुरक्षात्मक फूड है, एनर्जी गिविंग फूड्स हैं, या बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं, या रफेज हैं? 35 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं हम, प्रोटीन और विटामिन, सॉरी विटामिन और खनिज को, प्रोटीन नहीं, विटामिन और जो खनिज हैं ये प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। हमारे शरीर को विटामिन की आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है, इतनी बहुत कम मात्रा में, लेकिन अगर इनकी कमी हो जाए शरीर में तो बड़े बड़े रोग हो जाते हैं, इतनी कम छोटी सी मात्रा के कारण भी बहुत बड़े बड़े रोग हो सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अलग अलग प्रकार के फूड खाते रहना चाहिए, जैसे कि चाउमीन डोसा नहीं, जैसे कि आप जैसे फ्रूट्स खा रहे हैं तो जब जिस फ्रूट्स का मौसम हो, जब आपके बेर आए तो बेर भी खाएं, जब आपका लीची आए लीची भी खाएं। आजकल तो प्रिजर्वेशन का ज़माना है, ठीक है, तो उसको प्रोसेस करके पैक करके रखा जाता है कोल्ड स्टोरेज में, तो हर मौसम में हर फूड मिल जाता है। जैसे जब तरबूज का मौसम चल रहा है तरबूज खाइए, ठीक है, खरबूजा खाइए, और क्या खाना है आपको, आम खाइए, अंगूर का है तो जब अंगूर खाइए, पपीते का मौसम है पपीता खाइए, तो अदल बदल के खाइए। बाकी आप रोटी तो डेली खा ही रहे हैं, रोटी से आपका क्या, जो आपकी शरीर की डिमांड है या शरीर की जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की या विटामिन की, वो पूरी नहीं होती है। तो ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ, ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन हमारा है साथियों कि विटामिन की कमी के कारण होने वाली बीमारियों को क्या कहा जाता है? डिसीज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स आर कॉल्ड। तो 36 का आपका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, डेफिशिएंसी डिसीजेस जो है कमी के कारण होने वाली बीमारियां। अगला है, सभी कमी वाले रोगों को किसके द्वारा रोका जा सकता है? ऑल द डेफिशिएंसी डिसीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय, किसके द्वारा रोक सकते हैं हम? 37 का ऑप्शन डी है, संतुलित आहार। आया समझ में? टेकिंग बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है कि बैलेंस डाइट का इसी पेपर में की डेफिनेशन जो दी गई है वो आपको बता देता हूं, जो पहले हम पढ़ चुके हैं कि अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के भोजन, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, विभिन्न प्रकार के अलग अलग जिनमें की अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जिनमें की अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व मौजूद हैं, वही संतुलित आहार होता है। विच सॉल्ट्स आर इंपोर्टेंट फॉर वेरियस बॉडी फंक्शंस। तो शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए कौन से लवण महत्वपूर्ण होते हैं? सॉल्ट यानी कि नमक, जिसको हम विज्ञान की भाषा में हिंदी में लवण भी बोल सकते हैं, तो होते हैं तो रफेज में, विटामिन में, सब्जी में, खनिज में। 38 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, खनिज में, ठीक है। अगला है, प्रोबायोटिक्स का उपयोग निम्न की रोकथाम में किया जा सकता है। तो 39 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये डाइजेस्टिव जो है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डिसीज के लिए किया जा सकता है। किसका उपयोग हो रहा है? तो प्रोबायोटिक्स का, याद रखिएगा, पाचन तंत्र संबंधी बीमारी के लिए हम प्रोबायोटिक्स का उपयोग करते हैं। जो आपका सौक्रॉट है वो क्या है? सौक्रॉट क्या है? तो ये कॉलीफ्लावर है, पोटैटो है, कैबेज है या टोमेटो है? 40 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये कैबेज है। अगला है, विकिरण होता है, द रेडिएशन टेक्स प्लेस। 41 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्या? थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम संचार के माध्यम से। अगला है, कौन सी घटना विकिरण शब्द से संबंधित है? तो विच फिनोमेना इज रिलेटेड टू द टर्म रेडिएशन। 42 का आपका आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना, विद्युत चुंबकीय घटना, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 पूछ रहा है, हाउ इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन कैलकुलेटेड व्हेन प्रोपगेशन वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इज गिवन। तो ये क्वेश्चन आप हिंदी में भी पढ़ लीजिएगा, मैं इसका उत्तर बता देता हूँ वरना टाइम बहुत लगता है। 43 का ऑप्शन बी सही है, जो सूत्र पूछा गया है उसका सूत्र ये होगा। अगला है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सीमा है लगभग।
तो कितनी है? द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट इज अबाउट, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 44 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 350 से 750 होती है, नैनोमीटर जो होती है वो वेवलेंथ रेंज फॉर विजिबल लाइट। विजिबल लाइट जो दृश्य प्रकाश है उसके लिए तरंगदैर्घ्य सीमा होती है 350 से 750 एनएम का मतलब होता है नैनोमीटर। गर्मी को किस में मापा जाता है? हीट इज मेजर्ड वाई, तो डिग्री में, जूल में, सेल्सियस में या केल्विन में? 45 का आपसे हीट पूछ रहा है, हीट। 45 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको हम जूल में नापते हैं, किसमें? जूल में, गर्मी को। अगला है, देखिए अगर आपसे डिग्री पूछे, सेल्सियस पूछे, ये क्या चीजें हैं? इसमें हम टेम्परेचर को नापते हैं। टेम्परेचर और गर्मी अलग अलग चीजें हैं, इसमें हम टेम्परेचर को नापते हैं, याद रखिएगा। अगला, हीट और टेम्परेचर में अंतर होता है। एक पिंड से तापीय विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा होता है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? तो सही उत्तर 46 का आपका ऑप्शन सी हो सकता है। क्या? शरीर का तापमान। तो एक पिंड से तापीय विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा होता है, इसके परिणाम स्वरूप शरीर का तापमान, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ठीक है। अगला है, इसकी गणना के लिए प्रशीतन में मुख्य सांद्रता कहा जाता है। 47 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी, लो टेम्परेचर रिजर्वियर, यानी कि कम तापमान जलाशय। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा किण्वित भोजन का गुण नहीं है? तो इनमें से किण्वित भोजन जो है फर्मेंटेड फूड है, उसका गुण नहीं है, ऑप्शन में दिया गया है। 48 का ऑप्शन बी हो जाएगा कि टॉक्सिक, तो जो है वो टॉक्सिक नहीं होते हैं, जो किण्वित पदार्थ होते हैं। हाईली न्यूट्रियस तो होते हैं, बिल्कुल सही है। एंटी टॉक्सिसिटी भी होते हैं, एंटी न्यूट्रिएंट भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो टॉक्सिक नहीं होते हैं, उनका गुण नहीं है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, द पार्शियल फर्मेंटेशन ऑफ ग्रीन टी रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, तो हरी चाय के आंशिक किण्वन के परिणाम स्वरूप बनता है। अब हरी चाय क्या होता है? ग्रीन टी का नाम तो आपने सुना ही होगा, बहुत से लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, वो हमारी वाली काली चाय नहीं पीते हैं। जो हम पी रहे हैं वो क्या है? वो काली चाय है। क्या है? काली चाय बोलते हैं। उसकी चाय की पत्ती देखना काली होती है, और उसमें हम अगर दूध ना डालें तो काली चाय ही बनेगी उससे। लेकिन जो ग्रीन टी होती है वो स्वास्थ्य के लिए, जिनका वजन ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर जिनको चर्बी की समस्या कुछ भी होती है, तो वो ग्रीन टी पीते हैं, ग्रीक नहीं, ग्रीन टी पीते हैं, वो उनके लिए लाभदायक होती है। तो इसमें क्वेश्चन में जो पूछा है उसको हम देख रहे हैं कि ग्रीन टी रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, तो पार्शियल फर्मेंटेशन है ग्रीन टी का, तो वो किसका परिणाम स्वरूप बनता है? तो 49 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या? कम्बुचा, कॉम्बुचा, ओके। सोयाबीन को किण्वित करके निम्न में से क्या उत्पादित किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड वाई फर्मेंटिंग सोयाबीन्स? 50 का ऑप्शन सी सही है, मीजो, 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 ओके। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको एक एक पॉइंट जो मैंने बताया है वो समझ आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और हमारा जो ग्रुप है और टेलीग्राम का चैनल है और व्हाट्सएप का चैनल है, उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सभी लोग, जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जुड़ जाइएगा, क्योंकि उस पर मैं टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। ओके साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।